नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। हमारा पर्पस ये रहेगा कि आपके मार्क्स यूपीएससी प्रीलिम्स में 120 130 के एबव आएँ, ताकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके तुरंत मेंस की जो तैयारी है उसमें लग जाएं। ये ना देखें कि आपके कट ऑफ पार हो रहा है या नहीं, बाउंड्री पे है, क्या कट ऑफ कितना जाएगा। ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं जहाँ पर जो हमारे एस्पिरेंट उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हम करेंगे क्या कि हर लेक्चर सीरीज़ के अंतिम में हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। ज्योग्राफी पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद अंत में भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो हम आपको सिखा सकें, कैसे सवाल सॉल्व करना है। देखो, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको हर क्वेश्चन आएगा कोई ज़रूरी नहीं है, मगर कई सारे क्वेश्चंस ना आते हुए भी हम जो तरीके होते हैं ना, मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के, उनके ज़रिए हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपके मार्क्स इससे बेहतर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा पहला टॉपिक होगा जियोमॉर्फोलॉजी। इसे ख़त्म करने के बाद हम आएंगे क्लाइमेटोलॉजी पर, ओशिनोग्राफी पर। उसके बाद हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी जियोमॉर्फोलॉजी। इसका 2 लेक्चर पहले हो चुका है, जहाँ पर हमने पढ़ाया है आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो टाइम जोन है, आईएसटी है। उसके बाद जो हमारे पृथ्वी के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, इसके बारे में पूरे विस्तार में पढ़ाया है हमने आपको, क्वेश्चंस भी कराए हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आपके लिए पूरी तरह से फ्री है, जहाँ पर YouTube के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे। मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, सौरभ सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री, मोहित सर पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स, और सर पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी। जो क्लास है पॉलिटी की वो आपने किया है, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए शुरू करते हैं चीज़ें। हम लोग पढ़ेंगे आज जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स की, जो अर्थ के मूवमेंट हैं इनके बारे में। 2 तरह के फोर्सेस होती हैं, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। तो फोर्स के टाइप के आधार पर, मतलब कि जो बल है, फोर्स है, वो किस तरह का है। क्या वो फोर्स धरती के अंदर से लग रहा है, क्या वो फोर्स धरती के बाहर से लग रहा है। तो धरती के अंदर से किस तरह के फोर्स लगते हैं। अर्थक्वेक का वेव आता है, वोल्केनो से लावा निकलता है, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह, ये सब क्या हैं, अंदरूनी बल हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर से ताकत लगती हैं। इससे क्या होता है, इससे धरती पर बदलाव देखने को मिलता है। ये बदलाव या तो बहुत ही तेज़ गति से आएगा, जैसा कि हमको देखने को मिलता है अर्थक्वेक में, वोल्केनो में, या तो वो बदलाव बहुत ही धीरे धीरे आएगा। क्या आएगा, बदलाव बहुत ही धीरे आएगा, बदलाव बहुत ही तेज आएगा। ठीक है, ये कब, जब बल धरती के अंदर से, इंडो मतलब होता है अंदर, जब धरती के अंदर से बल निकले। सर धरती के बाहर से बल कैसे लगता है सर। आप छत पे जाइए, खड़े हो जाइए, आपको हवा महसूस होगी, हवा आपको पीछे की ओर धकेलता है। यही हवा पत्थर से भी टकराती होगी, नदी भी है जो टकराती है पत्थरों से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो नदी की धारा है, पवने हैं, ग्लेशियर में जो बर्फ़ फिसलती है, ये सभी बल लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं। ये एक्सोजेनिक फोर्स होती हैं। और ये जो मूवमेंट होते हैं, ये जो चीज़ लाते हैं, वो वेदरिंग और इरोजन कहलाते हैं। वेदरिंग क्या होता है, ध्यान सुनना, वेदरिंग और इरोजन में बहुत ही खास अंतर है। वेदरिंग का मतलब ये होता है कि जो चट्टान है वो टूट रहा है, केवल टूट रहा है, ठीक है ना। और इरोजन का मतलब ये होता है कि जो, देखो यहां पर टूट रहा है, जो टूट गया, टूटे हुए चट्टान के पार्टिकल को मूव करने की प्रक्रिया इरोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, उसको मूव करने की प्रक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये कोई पत्थर है, पत्थर टूट गया। कैसे टूटा सर, इस पे बार बार जो विंड्स थी आकर के चोट कर रही हैं, पत्थर का जो पार्टिकल है टूट टूट कर नीचे गिर रहा है, इस पर जो इसका है ना, नीचे का ज़मीन का गिर रहा है। ये जो पार्टिकल है इसको मूव करने की प्रक्रिया, ये इरोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरोजन। तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
विदरिंग। अंतर समझे? टूटा ये कहलाया वेदरिंग, ट्रांसपोर्ट किया ये कहलाया इरोजन। इरोजन के कुछ एजेंट होते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने वाला कुछ एजेंट होता है, जैसे कि आप जाते हैं कार से, बाइक से, ट्रक से, बस से। इसी तरह से ये जो पार्टिकल है वो जाते हैं हवा के सहारे, वो जाते हैं नदी का जो पानी है उसके सहारे, वो जाते हैं बर्फ के सहारे, है ना। कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इरोजन के एजेंट होते हैं। वेदरिंग होता है मेनली 3 तरह का। पहला होता है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। वेदरिंग मतलब पार्टिकल का टूटना। किस कारण से टूट रहा है? क्या वो फिजिकल कारण से टूट रहा है? फिजिकल कारण के मतलब कि पापा ने मारा, गाल पे मारा, गाल लाल हो गया, वो क्या हुआ? वो फिजिकल हो गया। अब मम्मी आई, मम्मी ब्लैकमेल कर रही है बोल बोल करके, ठीक है ना, कि तुमको क्या नहीं दिया हमने, क्यों नहीं पढ़ते तुम। तो ये आपके दिमाग में केमिकल लोचा पैदा कर रहा है। मतलब आप पर कोई फिजिकल प्रभाव, बाहर से गाल लाल नहीं हो रहा है, अंदर से आप टूट रहे हैं। तो ये होता है आपका केमिकल विदरिंग, ठीक है ना। तीसरा होता है बायोलॉजिकल विदरिंग। मतलब कि अगर आपके दोस्त बेइज्जती करें आपको, तो क्या होते हैं, ये सब आपके माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबियल स्पीसीज होती हैं जो आपको बाहर से उंगली करते रहते हैं। तो ये होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। समझ गए बात? अंतर समझ में आया कि क्या होता है फिजिकल, क्या होता है केमिकल और क्या होता है बायोलॉजिकल? अब नहीं भूलोगे, अब याद रहेगा, ठीक है ना। ये कब मैंने पढ़ाया? जब बल बाहर से लग रहा है, फोर्स बाहर से लग रहा है। सर अगर फोर्स जमीन के अंदर से आएगा तो क्या होगा? इसको हम कहते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट। और ये 2 तरह का होता है। मूवमेंट या तो धीरे धीरे होगा या तो तेज होगा। अगर मूवमेंट तेज हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा 2 तरह का, अर्थक्वेक और वोल्केनो। 2 एग्जाम्पल हैं जहां पर मूवमेंट तेज होता है। धीरे धीरे होगा तो सर एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट। मतलब कि कोई भी चीज धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है, ठीक है ना। मान लो कि कोई पहाड़ है, पहाड़ का जो कोई पत्थर है वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। या फिर हिमालय, आपको पता है ना कि जब हमारा इंडियन प्लेट टकराया था यूरेशियन प्लेट से, हमारा जो इंडियन प्लेट है जब वो टकराया था यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था जब 2 टेक्टोनिक प्लेट टकराई थी। तो क्या ये धूम से टकराता है? नहीं, धीरे 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 मूव करता है एक दूसरे की ओर। हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। ये स्लो मूवमेंट है। तो ये अपवर्ड मूवमेंट जो है हिमालय का, ये हो गया। कुछ होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है सर? मान लो कि कोई गहरा खाई बन रहा है, मतलब कि प्लेट जो है ना वो दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा तो बीच में गड्ढा का निर्माण होगा। जैसे कि अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, देखा तुमने मैप? अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है ना, वो एग्जाम्पल है किस चीज का? फोल्डिंग की फॉल्टिंग, फॉल्टिंग का, फॉल्ट पैदा हो रहा है। फोल्डिंग का होता है, फोल्डिंग में टकराया और ये मुड़ गया, ऊपर की ओर गया, हिमालय का निर्माण हुआ। फॉल्टिंग क्या होता है सर? ऐसा करके टूट गया और नीचे से आ गया जैसे धरती, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा इमेज के जरिए, जब पढ़ेंगे ना हम लोग माउंटेन वगैरह के बारे में, मजा आएगा खूब सारा, ठीक है। दूसरा होता है टेंशन, तीसरा होता है कंप्रेशन। ये 2 तरह के फोर्सेज हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, फोल्डिंग में ओनली कंप्रेशनल फोर्स लगता है, मगर फॉल्टिंग में टेंशनल एंड कंप्रेशनल दोनों तरह के फोर्स लगते हैं। अगर मान लो कि धकेल दिया एक दूसरे में तो क्या हुआ? ये कंप्रेस हो गया, बीच के जमीन ऊपर उठ गई,
है ना। तो यहाँ पर भी ब्लॉक का निर्माण हुआ। मान लो कि दोनों खींच के अलग कर दिया तो नीचे गिर गया ज़मीन, तो यहाँ पर टेंशन पैदा हो गया, टेंशन से दूर गया और नीचे ज़मीन गिर गई, ब्लॉक वहाँ पर बन गया। ठीक है ना। तो आपने एक ओवरव्यू ले लिया कि क्या होता है अर्थ का मूवमेंट, क्या होता है एंडोजेनिक, क्या होता है एक्सोजेनिक, वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, ठीक है ना, अर्थक्वेक, वोल्केनो। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे इसको हम, और सवाल करते चलेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी डाउट ना हो। अगर डाउट होता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। उस क्वेश्चन को हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। ठीक है ना, आपके डाउट हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में संडे को। ठीक है। तो जियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है ना, वो पृथ्वी के सरफेस में बदलाव लाता है। जो पहाड़ पहले बहुत ही ऊंचा हुआ करता था, वही पहाड़ धीरे धीरे इरोड होकर के छोटा हो गया। जैसे कि अरावली पहाड़ पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था अपने जमाने के समय में, मगर धीरे धीरे पुराना हो गया। विंड, रेन, इन सब के कारण जो पत्थर है पहाड़ टूटते चले गए और धीरे धीरे उसका साइज छोटा हो गया। ये जो फोर्स है, फोर्स धरती के ऊपर से भी आता है, धरती के नीचे से भी आता है। जो धरती के नीचे से आएगा उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, धरती के ऊपर से जो फोर्स आता है उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। और ये जो फोर्सेस बदलाव लाते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसेस। फोर्स के कारण ही तो प्रोसेस हुआ। पापा ने झापड़ मारा, फोर्स लगा दिया, अब लगाने के बाद धीरे धीरे गाल लाल होगा, तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेस शुरू हुआ गाल लाल होने का। ठीक है ना। तो एंडोजेनिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो अंदर वाले फोर्स के कारण होती हैं। ठीक है ना। अंदर वाला जो फोर्स है उसके कारण जो प्रोसेस शुरू हुआ उसको हम कहते हैं एंडोजेनियस प्रोसेस। जैसे कि पठार का बनना, झील का बनना, पहाड़ का बनना। पहाड़ बनता है दो तरीके से, एक होता है फोल्डिंग, दूसरा होता है फॉल्टिंग। ठीक है ना। फॉल्टिंग, दो तरीके से आपके जो पहाड़ हैं वो बनते हैं। अब देखो, पृथ्वी पर जो अर्थक्वेक लाता है, वोल्केनिक इरप्शन लाता है, ये फोर्सेस भी धरती के भीतर से ही पैदा होता है। जब धरती पर अर्थक्वेक आता है, क्यों आता है सर? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रहे होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है सर? पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी का जो सतह है, मतलब जो लिथोस्फेयर हमारा है, वो अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। उसी प्लेट को टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। इस टेक्टोनिक प्लेट को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मेटल में कन्वेक्शनल करंट चलता रहता है, याद है? इस तरह से घूमता रहता है, इस तरह से घूमता रहता है। तो ये जो मूवमेंट होता है कन्वेक्शनल करंट का, यही मूवमेंट प्लेट को मूव करती हैं, एक दूसरे के नज़दीक लाती हैं तो कन्वर्जिंग बाउंड्री बनता है, एक दूसरे से दूर ले जाती हैं तो डाइवर्जिंग बाउंड्री बनता है। और जब प्लेट एक दूसरे से रगड़ के पास होती हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्लियर बात? तो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलता है? कन्वेक्शनल करंट जो होती है ना मेटल में, उनसे बनता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कन्वेक्शनल करंट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। पृथ्वी का जो आउटर कोर होता है, इसमें ये कन्वेक्शन करंट पैदा होती हैं, चलती रहती हैं, और इसी कन्वेक्शन करंट के कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है सर? कोर के आउटर भाग में, आउटर कोर में। इनर में क्यों नहीं होता सर? क्योंकि इनर सॉलिड फॉर्म में है, वहाँ पर कन्वेक्शनल करंट नहीं होगा। करंट कहाँ बनेगा? जहाँ पर लिक्विड होगा, है ना। चलो, तो ये हुआ आपका एंडोजेनिक फोर्सेस। सवाल करते हैं इस पर।
इस फोर्स के बारे में मैंने आपको दो बातें दी हैं, जरा बताना। क्या वो रिजल्ट है कन्वेक्शनल करंट का जो धरती के कोर में पैदा होती हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडेंटेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दोनों में से कौन सी बातें सही है? ध्यान सुनना। एंडोजेनिक फोर्सेस धरती के अंदर से पैदा होती हैं, ये तो बात सही है, और धरती के सरफेस पर वो अलग अलग बदलाव लाती रहती हैं। क्या करती हैं? बदलाव लाती हैं। इसी कारण से हमको चेंजेस देखने को मिलती हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो करंट होता है वो आउटर कोर में पैदा होता है, तभी तो ये फोर्सेस पैदा होती हैं। तो आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है। क्या आंसर आ गया? सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर बात है? एकदम क्लियर बात है। आगे आ जाओ। एक्सोजेनस फोर्सेस, अगर फोर्स बाहर से लगे तो वो कोई प्रोसेस शुरू करेगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोजेनस फोर्सेस। ये फोर्स धरती की सतह के बाहर से लगता है। इससे वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन ये सब पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा, चंद्रमा धरती पर टाइड पैदा करती हैं। जिस तरह से ये टाइड चंद्रमा पृथ्वी पर पैदा करती हैं, इसी तरह का टाइड जो मनुष्य होते हैं उनमें भी पैदा होता है। ये टाइड पैदा होता होगा जब आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, जो आपके मन में बसी हुई है वो क्लास में आ रही है, उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपके जो मन में टाइड है वो पैदा होती है, ठीक है ना। तो भावनाएं हैं वो द्वेलित होती हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं, अच्छा ये क्या था? ये एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल था, ठीक है ना। फोर्स जो है वो बाहर से लग रहा है, मगर मन में जो फोर्स पैदा होता है कि नहीं, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, एग्ज़ाम पास करना है पढ़ करके। तो ये जो अंदर का फोर्स है वो क्या है? एंडोजेनिक। मगर ये जो अट्रैक्शन है वो क्या है? वो है एक्सोजेनिक। ठीक है, चलिए समझ गए एग्जाम्पल से, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। तो ये जो कॉमेट है, अब कई बार होता क्या है कि जिनको पसंद करते थे उनके भाई ने देख लिया आपको देखते हुए, उन्होंने पीट दिया आपको, तो वो कॉमेट है, आकर के फोर्स लगा दिया। तो कॉमेट है, मेट्रॉयड है, या आपका सरफेस पर बदलाव ला दिया, मतलब क्रेटर पैदा कर दिया, सिर फोड़ दिया, तो बच के रहना है। इरोजन, समझ गए क्या होता है? वेदरिंग क्या होता है? इरोजन, हाँ, टूट फूट के बाद, मतलब कि आपका सिर फूटने के बाद ये वेदरिंग हो गई। अब क्या किया जाएगा कि आपको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अस्पताल की तरफ। ये क्या होता है? इरोजन ठीक है ना। स्ट्रेचर पर, मतलब कि वाटर, आइस, रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सब तो धरती पर होते हैं, मगर आप तो रोड पर टूटे हैं, तो आपका जो इरोजन होगा वो एम्बुलेंस में होगा, ठीक है ना। अब नहीं भूलोगे मेरे अंदाज से। चलो आगे आ जाओ, सवाल करते हैं एक और। एक्सोजेनिक फोर्सेस डिराइव देयर एनर्जी मेनली फ्रॉम विद इन द अर्थ वाइल द एंडोजेनिक डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्या बात सही है? इंडो वाला बाहर से लेगा जी, नहीं ना, अंदर से बल लेगा ना, ठीक है। एक्सो वाला तो विद इन नहीं, आउटसाइड द अर्थ, तो पहला सन्नाटा हो गया। Actions of exogenic forces continuously elevate parts of earth surface while endogenic forces lead to wearing down। कहाँ? एंडोजेनिक फोर्सेज माउंटेन पैदा करता है, पहाड़ बना देता है, ज्वालामुखी बना देता है, तो ये वियर डाउन थोड़े करता है। वियर, तोड़ने फोड़ने का काम कौन कर रहा था? कॉमेट भाई उसका, है ना। तो ये कौन था? ये एक्सो वाला वियर डाउन करेगा, इरोजन करेगा। एंडोजेनिक वाला ये तो मन में जो चीज़ें हैं वो बनाता है ना, ठीक है ना। तो ये दूसरा भी गलत है। कौन सा सही है? दोनों गलत है, मतलब डी, नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट। दोनों के दोनों जो हैं वो आपके गलत हो गए, ठीक है। चलो, तो हमने देखा अभी एंडोजेनिक फोर्सेस, दूसरा क्या था? एक्सोजेनिक। इसमें वेदरिंग आएगा, इसमें वेदरिंग आएगा, मास मूवमेंट आएगा, इरोजन आएगा, डिपोजिशन आएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। देखो, वेदरिंग 3 तरह की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इन तीनों में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में विस्तार से। इन तीनों वेदरिंग को मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में विस्तार से। अगले वाले में आपको मैं पढ़ाऊंगा रॉक के बारे में भी, रॉक साइकिल वगैरह, जो टाइप्स ऑफ रॉक होते हैं, किस रॉक से कौन सा बनता है, सब बातें पढ़ाएंगे। यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उसको समेत उसको मिला करके पढ़ाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, बढ़िया। अब करना क्या, ये जो किताब है फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास 11th वाली, उसमें एक चैप्टर होगा जियोमॉर्फिक मूवमेंट के बारे में, वो पढ़ लेना। शायद चैप्टर नंबर 6 है, देखना उसमें, मुझे ध्यान नहीं है, उसको देख लेना। ठीक है ना। चलिए, इरोजन होता है रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड करंट, विंड के जरिए। डिपोजिशन मतलब कि आपको उठा करके जाके रखा जाएगा अस्पताल में। वैसे ही जो पत्थर है, जो टूटा फूटा था पार्टिकल, उस पार्टिकल को उड़ा करके कहाँ ले जाएगा, कहीं और, यहाँ पर ले आकर के डिपॉजिट किया जाएगा। उड़ा कर ले जाना इरोजन कहलाएगा, जा करके गिरा देना डिपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये डिपॉजिट कौन करता है, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड करंट, विंड। जैसे कि रनिंग वाटर, नदी का जो पानी है वो रेत को, मिट्टी को जा करके डिपॉजिट करता है और डेल्टा का निर्माण करता है। ग्राउंड वाटर जा करके डिपॉजिट करता है और क्या बनाता है धरती के भीतर, लंबे लंबे होते हैं ना पिलर, कैल्साइट वगैरह, वो सब। ग्लेशियर भी जा करके डिपॉजिट करता है नीचे। ग्लेशियर लेक वगैरह जो होता है ना, वो उसका चारों तरफ का जो बाउंड्री होता है वो डिपॉजिट से ही बना हुआ होता है। वेव्स, करंट, ये भी डिपॉजिट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए। तो आपने पढ़ा जियोमॉर्फिक मूवमेंट। जियोमॉर्फिक मूवमेंट क्या होता है, 2 तरह का होता है। मतलब कि धरती के ऊपर जो भी बदलाव होंगे, धरती के ऊपर जो भी बदलाव होंगे विभिन्न प्रकार के फोर्सेस के कारण, उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक मूवमेंट। 2 तरह का होता है, एक्सो वाला और दूसरा होता है इंडो वाला। एक ही बात कितनी बार बोलेंगे सर, आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वैसे भी मैंने एग्जांपल ऐसा दिया है कि आपको याद हो ही गया होगा अभी तक के। ठीक है ना। चलिए, तो ये बातें हो गई। जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होता है, वो एजेंट जो फोर्स लगाते हैं, जो एजेंट बदलाव लेकर के आते हैं। जैसे कि रनिंग वाटर, आइस जो मूव कर रहा है, हवा चल रही है, वेव आ रहे हैं, करंट मूव कर रहा, कौन सा, वाटर करंट, बिजली वाला करंट नहीं। ठीक है ना। ये करते क्या हैं कि मटेरियल को रिमूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और जाकर के डिपॉजिट भी करते हैं। ठीक है, हाँ। ये हो गई बातें। जियोमॉर्फिक प्रोसेस मैंने बता दिया है, 2 तरह का होता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण 2 तरह का होता है। जियोमॉर्फिक मूवमेंट मतलब कि जो बदलाव होते हैं, मूव करता है, ये 2 तरह का होता है। तो तेज बदलाव हो जाए या तो धीरा बदलाव हो जाए, है ना। बदलाव तेज कब होगा, जब तेज फोर्स लगेगा, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, वोल्केनो मतलब इरप्ट हो गया। धीरे धीरे कब होगा, जब कोई फोल्डिंग हो रही है, जब कोई फॉल्टिंग हो रही है ना, जब कोई माउंटेन बन रहा है, प्लेटू बन रहा है, तब धीरे धीरे बनेगा ना। चलिए, ये बातें हो गई। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी जो मैंने जितना लेक्चर दिया ना, सब मैंने आपको पढ़ा दिया है कि एंडोजेनिक मूवमेंट क्या होता है। सारा पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की आईडी है प्रेप IAS। टेलीग्राम पर जाना, ये वाला वर्ड सर्च करना, आपको जो सारा पीपीटी है, मतलब जो PDF है इस लेक्चर का, वो मिल जाएगा। ठीक है, इस सबक मैंने पहले पढ़ा दिया अभी। चलो, अर्थ का मूवमेंट 2 तरह का, एंडोजेनिक मतलब कि धरती के भीतर के बल से और धरती के बाहर के बल से, ये सब हो गया है। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि जो धरती के अंदर से बल लग रहा होगा, धरती के अंदर से बल लग रहा होगा, उसके कारण कुछ बदलाव आएगा। या तो बदलाव एकदम धीरे धीरे आएगा, या तो बदलाव तेज तेज आएगा। तो धीरे धीरे वाले में अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है,
टेंशन के कारण हो सकता है और कंप्रेशन के कारण हो सकता है। माउंटेन बिल्डिंग दोनों कारण से होता है, टेंशन से भी और कंप्रेशन से भी। माउंटेन बिल्डिंग दोनों से होता है। कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों से होता है। कैसे सर? देखिएगा, देखो अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल में ये आइलैंड है। बीच में आइलैंड कहाँ से आ गया सर? म्यांमार का जो अराकान माउंटेन है ना, अराकान माउंटेन ही डूब जाता है बे ऑफ बंगाल में और आगे जाकर के समुद्र से ऊपर उठता है, उसी को हम कहते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ और ऊपर आया धरती, और एक जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है उसका उन्होंने निर्माण किया। ठीक है, तो डायमॉर्फिज्म क्या होता है? डायमॉर्फिज्म का मतलब है वो सारे प्रोसेस जो धरती के सतह को मूव करते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, बनाते हैं, उन सारे प्रोसेस को हम डायमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब कि फोल्डिंग के ज़रिए, फॉल्टिंग के ज़रिए, फ्रैक्चर करके, बेंड करके, तोड़ करके, किसी भी कारण से अगर कोई प्रोसेस धरती के सतह पर बदलाव लाता है उसको हम कहते हैं डायमॉर्फिज्म। सर यूपी सवाल पूछता है क्या इस पे? ढेर सारा सवाल पूछता है इस पे, तो पढ़ा रहे इतना मेहनत करके, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं बार बार? क्योंकि क्वेश्चन खूब सारा पूछता है। चैप्टर बहुत ही आसान नहीं है, फंसाने वाला चैप्टर है, कंफ्यूज करने चैप्टर है, इसलिए आपको यहाँ पर रिपीट किया जा रहा था कि भूले नहीं, सवाल छोड़ के ना आए ज्योग्राफी का। आसान सवाल छूट गया तो समस्या की बात है, मुश्किल सवाल सबके लिए मुश्किल है, मगर आसान सवाल सबके लिए आसान होता है, सब लोग सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है ना? तो डायस्ट्रोफिज्म में 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, ओरोजेनिक, इपीरोजेनिक, अर्थक्वेक वोल्केनिज्म और प्लेट टेक्टोनिक। हमको मेनली पढ़ना है अर्थक्वेक वोल्केनिज्म और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। दोनों पर आपको अलग से सेपरेट लेक्चर मिलेगा। क्या होगा? अलग से आपको लेक्चर सेपरेट मिलेगा। अब देखते हैं कि कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है या तो अपवर्ड मूवमेंट हो जाए या तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो समुद्र नीचे चला जाएगा और ज़मीन ऊपर उठ जाएगा। अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो क्या होगा? ज़मीन खुद ऊपर उठ जाएगा। आपको पता है ना कि हमारे समुद्र के ओशियन में कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जो कभी ऊपर उठते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं, समुद्र में समा जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो रेडियल होता है। रेडियल का मतलब क्या? पृथ्वी के या तो केंद्र की तरफ जाएगा या तो केंद्र से दूर जाएगा। ऐसे देखो ध्यान से, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये मेरा एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है ना? अगर ये पृथ्वी की ओर जाएगा मतलब क्या? जमीन की सतह के नीचे आ गया ये वाला आइलैंड, मतलब इस समुद्र में डूब गया। अगर यही आइलैंड पृथ्वी के केंद्र के बाहर चला जाएगा मतलब क्या हो गया? ये पहुंच गया सतह के ऊपर, मतलब कि समुद्र से बाहर निकल गया। तो मूवमेंट किस तरह का है? रेडियल मूवमेंट है, मतलब कि या तो केंद्र के तरफ है तो केंद्र के दूर है। ठीक है? हाँ, तो या तो वो धंसेगा, या तो सबसाइड होगा, या तो अपलिफ्ट होगा। बहुत टफ नहीं है, एकदम आसान है ये वाला समझना। या तो अंदर धंसेगा या तो अपलिफ्ट होगा। अगर केंद्र की ओर मूवमेंट हो रहा है तो सबसाइड होगा, अगर केंद्र से दूर मूवमेंट हो रहा है मतलब अपलिफ्ट होगा। यही ना होगा जी? ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अपलिफ्टमेंट के कारण आपका जो पठार है, प्लेन है, ये सब बनता है। जैसे कि नेल्लौर की जो बीचेज हैं, समुद्र के किनारे हैं, वो अपलिफ्ट हो गया है। कठियावाड़ पेनिनसुला अपलिफ्टेड है। ठीक है ना? फिर आपका गोदावरी का जो माउथ है कोरिंगा, वो भी आपका अपलिफ्टेड है, ऊपर आया हुआ है। जो सबसिडेंस वाला है वो देखने को मिलता है हमको रन ऑफ कक्ष में। रन ऑफ कक्ष का कुछ पार्ट है ना, 1819 में एक अर्थक्वेक के कारण सबमर्ज हो गया था समुद्र के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, देखो यही अराकान माउंटेन है जो आगे जा कर के
पानी में समा जाता है और फिर यहाँ पर आकर के आइलैंड के रूप में बाहर आ जाता है। अंडमान निकोबार अराकान कोस्ट से अलग हो जाता है और पृथ्वी से मतलब कि समुद्र से ऊपर आता है। वैसे ही गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क स्टेट का काफ़ी सारा पार्ट जो है ना वो धंसा हुआ है, सबसाइड हो गया है। ठीक है, महाबलीपुरम आपको पता है कई सारे हमारे जैसे कि द्वारका वगैरह आपने माइथोलॉजी में सुना होगा। वैसे ही जो राम सेतु है, ठीक है ना, माइथोलॉजी में कहते हैं कि वो अंदर धंस गया है, सबसाइड हो गया है। वही वाला हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, नीचे में होता है, नीचे, सॉरी यहाँ नीचे में है, ये वाला है। ठीक है, चलो ये नीचे श्रीलंका है, ये जो है ना ये वाला, ये श्रीलंका है, ऐसा यही वाला है। चलो सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इवेंट इज नॉट संबंधित इन शेपिंग द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया पर किन्होंने प्रभाव नहीं डाला है? वेस्टर्न फ्लैंक धंस गया है क्या? नॉर्दर्न फ्लैंक धंस गया है क्या? स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो जैसे ही इंडियन प्लेट जा करके टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो जो प्लेट का वेस्टर्न पार्ट है, मतलब कि ये जो भारत है ना, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये नीचे धंस गया। ठीक है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी धंस गया, और क्या हुआ, हिमालय का उद्भव हुआ। ठीक है, हिमालय जो पूरा है ना, इस तरह से हिमालय उठ करके खड़ा हो गया। तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो सब जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, और जो वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट के ईस्ट की जो नदियाँ हैं सब जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, और वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट की नदियाँ हैं सब जा गिरती हैं यहाँ पर अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये जो सारी नदियाँ हैं वो जा कर के ईस्ट में गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। क्यों? क्योंकि ढाल इस तरह का है, ढाल इस तरह का है, इस तरफ ढाल है। तो ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों प्रभाव डालते हैं, मतलब डाला है भारत की बनावट पर, और ये डी जो है ना वो सही है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला हमारा है माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट। अभी क्या पढ़ा आपने? कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट। देखो कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट में बल या तो केंद्र की तरफ लग रहा था या तो केंद्र से दूर लग रहा था। यहां पर ध्यान से देखो, इस वाले में कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट में बल जो है ना वो या तो केंद्र की तरफ है या तो केंद्र से दूर है। मगर माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट में जो बल होगा ना इस प्लेट पर, या तो टेंशनल होगा या तो कंप्रेशनल होगा। ठीक है, क्या होगा? अगर एक दूसरे से दूर खींचे इसको हम कहते हैं टेंशनल फोर्स। अगर एक दूसरे के बीच में ढकेले, कंप्रेस करे, तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशनल फोर्स। क्लियर बात है? तो कंप्रेशनल फोर्स में जो मूवमेंट होता है, इसमें किस वाले में? माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट वाले में जो फोर्स होता है वो केंद्र की ओर नहीं लगता, वो टेंजेंशियल लगता है। इस तरह से लगेगा, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? सरफेस के अलोंग लगता है, इस तरह से। इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, चलो कहाँ पे? यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो ये टेंजेंशियल लगता है, सरफेस की ओर लगता है। बढ़िया। टेंशन के कारण जो फिशर है वो पैदा होता है, जो कंप्रेशन है उस कारण से फोल्ड पैदा होता है। फोल्ड माउंटेन कई सारे हैं। आप करना क्या, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से फोल्ड माउंटेन्स हैं दुनिया में। ठीक है, पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अरावली ये किस तरह का माउंटेन है?
क्या ये फोल्ड माउंटेन है, क्या ये फॉल्ट माउंटेन है, किस तरह का माउंटेन है ये बताओ। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि नर्मदा और तापी दोनों गुजरती हैं रिफ्ट वैली से होकर के, दोनों गुजरती हैं रिफ्ट वैली से होकर के, ये वेस्टवर्ड मूवमेंट करती हैं, वेस्टवर्ड मतलब कि पश्चिम की ओर बहती हैं। तीसरी नदी कौन सी है, थर्ड रिवर कौन सा है जो वेस्ट की ओर मूव करता है, देखते हैं कौन बता पाता है। कमेंट में आप आंसर लिखिएगा, मैं देखूंगा आपके आंसर्स। तो ये 3 सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलो सवाल देखते हैं। करेक्ट सीक्वेंस क्या है माउंटेन रेंजेस का। दक्षिण भारत के ये माउंटेन रेंजेस हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप जाएंगे तो पहले कौन मिलेगा आपको, पालाकोंडा, शिवरॉय, जवाडी, पलानी हिल्स। चलो मैप में देखते हैं। पालाकोंडा, शिवरॉय, जवादी और पलानी हिल। मैप में देखिए, ये आपका है शेषचालम हिल, शेषचालम हिल, नीलगिरी, दोदाबेटा, अनामलाई, अनामुड़ी, कार्डामोम। पालाकोंडा हिल यहाँ पे है, पालाकोंडा यहाँ पे है, शिवरॉय उसके नीचे है, ठीक है ना। फिर आता है यहाँ पर जवादी हिल, जवादी हिल शिवरॉय के ऊपर में है, और क्या है पलानी हिल वो नीचे है। तो पालाकोंडा 1 था, है ना, जवादी हिल आपका तीसरे नंबर पर था, शिवरॉय दूसरे नंबर पर था, और पलानी हिल आपका यहाँ पर चौथे नंबर पर था। तो क्या आंसर हो गया 1 3 2 4, यही सीक्वेंस है। 1 2 4 कहाँ पर है, डी। अच्छा, आपको एग्जाम में इतना क्लोज नहीं पूछेगा, थोड़ा सा दूर दूर का पूछेगा। फॉर एग्जांपल आपको विंध्या, सतपुड़ा, फिर यहाँ पर जो पालाकोंडा है, पलानी है, इन सब में अरेंज करने के लिए देगा। इतना क्लोज का बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऊपर से उतना डीप में जा करके नहीं पूछेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बस मोटा मोटा याद रखो कि ये चारों हिल साउथ इंडिया में हैं, विंध्या ऊपर में है, उसके नीचे आपका पड़ता है सतपुड़ा, और जो बीच का ये रिफ्ट वैली है इसी से होकर के नर्मदा पास करती है। क्लियर बात है। चलो अगला, तो हमने पढ़ लिया स्लो वाले मूवमेंट, कौन सा, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट जो होते हैं ना, वो पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे सडन मूवमेंट। ये क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर जो तेज बदलाव होता है, तीव्र गति से बदलाव होता है, उसको हम कहते हैं सडन मूवमेंट। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, ज्वालामुखी फट गया, तो इससे धरती पर बदलाव तो होगा ही होगा। वोल्केनो फटने से जो मैग्मा निकलता है उससे हमारा जो पूरा साउथ इंडिया का जो है ना डेक्कन प्लेटू वो बना हुआ है, डेक्कन स्टेप्स वो बने हुए हैं, है ना। तो वोल्केनो के से इसे बना हुआ है, मतलब चेंजेस होते हैं। अर्थक्वेक आने से जो हिमालय है वहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है हमको। जैसे कि चिली में जब आया था अर्थक्वेक 1822 में, तो वहाँ पर जो कोस्टल एरिया है वो 1 मीटर ऊपर चला गया था, मतलब ज़मीन ऊंची हो गई थी। सेम काम हुआ न्यूजीलैंड में, वहाँ पर भी ज़मीन 3 मीटर ऊंची हो गई। ये बदलाव हमको देखने को मिलता है भारत में भी, हमारे यहाँ भी ऊंचा नीचा होता रहता है ज़मीन अर्थक्वेक के कारण। ये क्या है, ये सब सडन मूवमेंट हैं। ये जो हमारा एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट है, मतलब कि वो मूवमेंट जो बाहर के बल के कारण हो रहा है, वो पढ़ रहे हैं हम अब लोग। इसमें क्या क्या आता है, विदरिंग आता है, इरोजन आता है, और डिपोजिशन आता है। क्या आता है, विदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। बल कहाँ से आता है सर, सूर्य से आता है सर। सूर्य की जो ऊष्मा है वो पत्थर को गर्म करती है, पत्थर जब गर्म होता है तो वो फैलता है, फैलने से उसके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू होता है। आपने देखा है ना कि मिट्टी जब सूखता है तो दरारें पड़ जाती हैं, बाद में धीरे धीरे मिट्टी के पार्टिकल टूटने लगेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सेम काम होता है पत्थर के साथ, उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण। केमिकल प्रोसेस भी उसके बीच का जो दाने होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें
अंतर लाना, दूरी लाना शुरू कर देता है और पार्टिकल धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ठीक है, तो यही जो है वो जिम्मेदार है आपके वेदरिंग के लिए और बाद में इरोजन के लिए। ठीक है, जो भी वेदरिंग है, इरोजन है, इन सबको हम लोग रखते हैं एक टर्म के अंदर। वो टर्म कहलाता है डीन्यूडेशन। डीन्यूडेशन एक टर्म है जिसके अंतर्गत विदरिंग भी आता है, मास मूवमेंट भी आता है और इरोजन ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। ठीक है बात? ठीक है बात। तो ये बातें हो गई हमारे आज जियोमॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट की। अब हम करेंगे कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल, अच्छा अगली क्लास में हम लोग वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। रॉक के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन कराएंगे ढेर सारे। एक बात और, हम जो क्वेश्चन करेंगे ना हर क्लास के अंतिम में, वो क्या होगा, मैप बेस्ड होगा ज़्यादातर, क्योंकि मैप आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, रोज रोज देखना पड़ता है मैप हम लोग को। ठीक है ना, जैसे कि इनमें से कौन कौन से देश कैस्पियन सी को छूते हैं? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूक्रेन, टर्की, सीरिया, इराक, रोमानिया, रशिया, टर्की। देखो ये जो सीरिया है, इज़राइल है, ये सब जाकर लगता है मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से। पहले हम देखते हैं कैस्पियन सी का मैप। क्या देखेंगे? कैस्पियन सी का मैप। यहाँ पर कजाकिस्तान है, इससे लगता है, रशिया है, इससे लगता है, अजरबैजान, इसकी राजधानी बाकू, बहुत ही बढ़िया, ईरान यहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है। तो ये 5 कंट्री जो है ना वो लगते हैं। आर्मेनिया पहले ही ख़त्म हो जाता है। टर्की, देखो टर्की और जॉर्जिया ये लगता है ब्लैक सी से। किससे लगता है? ब्लैक सी से। टर्की यहाँ है, काट दो। जॉर्जिया यहाँ है, काट दो। ठीक है, टर्की यहाँ भी है तो काट दो। पहला आंसर हो गया। रशिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये कंट्री हैं। इसके अलावा जो ईरान है, फिर अजरबैजान है। ठीक है ना, अजरबैजान है, हाँ, AZERBAIJAN, अजरबैजान। ये 5 कंट्री जो है वो कैस्पियन सी से लगते हैं। अराल सी के बारे में पढ़ लेना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अराल सी के उत्तर में कौन सा देश है, दक्षिण में कौन सा देश है, ये आपका चौथा सवाल है। अराल सी कौन कौन सी कंट्रीज से घिरा हुआ है? अच्छा, तुम जब टाइप करोगे ना आंसर, मान लो कि तुमने गूगल से सर्च करके ही देखा है और टाइप किया है आंसर, तुम सीखोगे चीज़ें, तुमको याद हो जाएंगी कि अराल सी के लिए मैंने ये टाइप किया था, ये लिखा था। ठीक है ना, तो ये काम करना। ठीक है, चलो अगला सवाल। इनमें से कौन कौन आइलैंड को सेपरेट करता है डंकन पैसेज? डंकन पैसेज दिख रहा है ये वाला, ये है डंकन पैसेज। बे ऑफ बंगाल में ये वाला पैसेज है। ये आपका है लिटिल अंडमान। क्या है? लिटिल अंडमान। ठीक है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को ये अलग करता है। क्या करता है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को ये अलग करता है डंकन पैसेज। क्या आंसर हो गया? बी, साउथ अंडमान लिटिल अंडमान को ये अलग करता है। अगला, इनमें से कौन सा सी रशिया को बॉर्डर नहीं करता? कैस्पियन सी को तो बॉर्डर करता ही करता है ना, तो आपका पहला गलत हो गया। बियरिंग सी, याद है बियरिंग सी कहाँ पर है? जहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन पास करती है। इधर अलास्का है, यहाँ पर रशिया है, बीच में आपका बेरिंग स्ट्रेट है। दिखाता हूँ मैप, देखो सी ऑफ ओक्सटोक ये है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये ईस्ट सी है। ऊपर वाला रशिया है, रशिया पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ, आर्कटिक ओशियन। अच्छा, आर्कटिक काउंसिल ये पढ़ाऊंगा आपको। आर्कटिक काउंसिल में कवर कर दूंगा, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ना वो देखना। देखो, जो भी आर्कटिक सर्किल के अंदर आता है कंट्रीज़, वो सब आर्कटिक काउंसिल का पार्ट हैं। ठीक है, जैसे कि आर्कटिक सर्किल देखो ये दिख रहा है,
तो रशिया का काफ़ी सारा पार्ट आर्कटिक सर्किल के अंदर आता है। वैसे ही फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये कंट्री भी आर्कटिक काउंसिल के मेंबर में आते हैं। यहाँ पर आपका यूराल माउंटेन है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ईस्ट हो जाएगा इधर, वेस्ट हो जाएगा उधर। वोल्गा रिवर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हैं। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो रशिया है, रशिया ब्लैक सी को भी छूता है यहाँ पर, ठीक है ना। कैस्पियन को तो छूता ही छूता है। अराल सी जो है ना, अराल सी के ऊपर में कजाकिस्तान है, ठीक है। तो कहा गया, देखो यहाँ पर कैस्पियन को छूता है, ब्लैक को छूता है, बेरिंग को तो लगता ही लगता है, ये येलो सी से नहीं लगता। तो आपका आंसर क्या है? सी जो है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गई बातें हमारी आज की। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।